अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जनाब। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। चूँकि आज जुम्मा भी है तो आपने दरूद पाक भी पढ़ना है और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखना है। लेकिन उसके साथ साथ आज के बाबरकत दिन के हवाले से इसका आगाज़ बड़ा अच्छा होना चाहिए। और साथ साथ जनाब आपको पता है फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, फिर संडे आता है और वो वीकेंड होता है, हमारा भी और आपका भी, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता। लेकिन वी आर लकी इनफ लेकिन कि हम सैटरडे को ऑफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सैटरडे ऑफ नहीं होता। तो आपने दुखी नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे जो ख़वातीन होती हैं या मर्द हज़रात होते हैं जिनको ऑफ भी होता है, वो घर में कुछ इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो उनका वीकेंड भी ऐसे हो जाता है। पर संडे को आप रिलैक्स करते हैं प्रॉपरली। सो वीकेंड के लिए आई होप कि आप गेयर अप हो गए होंगे। आज पाकिस्तान समेत जी दुनिया भर के अंदर वैसे तो इनफैक्ट सहाफ़त का, आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन मनाने का मकसद भी यही होता है कि जो प्रोफेशनल आपके फ़राइज़ हैं उनकी जो सही तरीके से उसको कंडक्ट करने के दौरान जो सहाफ़ियों को या इदारों को, सहाफ़ती इदारों को चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जिसमें बहुत सारे जो कि धमकी आमेज़ रवैये भी होते हैं, ज़िंदगियों को ख़तरे भी लाहक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया को आगाह करना ये हमारी आज़ादी सहाफ़त में आता है। लेकिन आजकल के मौजूदा दौर में पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त है ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आमरीत की बात की जाए, जमहूरियत की बात की जाए, आज़ादी सहाफ़त हर दौर में एक ख्वाब ही हम कहें कि रही है। और माजी में भी जो सहाफ़ियत जो हम देखते आए हैं उसने पाबंदियों के जो काले कवानीन हैं और जो इसके अलावा मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, चाहे वह जमहूरियत का हो या आमरीत का हो। और मौजूदा जो सहाफ़त की बात की जाए उसमें जो हमें आज़ादी देखने को मिलती है, जो थोड़ी बहुत जिस पे हम अपने कंडक्ट को कर सकते हैं बेहतर तौर पे, वो जो सहाफ़ी इस वक्त फील्ड के अंदर हैं जिन्होंने पुराने दौर के अंदर अब के दौर में बहुत सारी एफर्ट्स पुट की हैं, तभी जो हमारे हकूक़ हैं सहाफ़त को लेकर वो आज थोड़े बहुत या उसके हवाले से कानून साजी की बातें होती हैं जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ये सब चीज़ें जो हैं इन सहाफ़ियों की जद्दोजहद का ही नतीजा है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं जी आज़ादी सहाफ़त को लेकर, उस पर कानून साजी के हवाले से भी बातें होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। ये तो मैं टीवी मीडियम की बात कर रही हूँ। उसके साथ साथ डिजिटल ने भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है। और पाकिस्तान में अगर डिजिटल दौर की बात की जाए, डिजिटल मीडिया की बात की जाए, तो वहाँ पर जो सहाफ़त हो रही है, जर्नलिज़म हो रही है, उस पर भी आज हमने इस पर डिस्कशन करनी है। और पाकिस्तान में जो मौजूदा सहाफ़ती इक़दार हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है और जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो डिजिटल के हवाले से मैंने बात की कि नई जहद पे जो एक बख्शी है हमारी सहाफ़त को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मुज़म्मिल शाह मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, डिजिटल एक बहुत जाना माना नाम है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है अपने हर टॉपिक के ऊपर जिस पे ये बात करते हैं। एक टीवी चैनल पे तो हिस्सा है ही, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नजर आते हैं। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से बात कर रहे हैं और जहाँ सहाफ़त की बात हो रही है, मैंने कहा कि चैलेंजेस अभी भी हैं, चूँकि आप डिजिटल पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आप चूँकि आप टीवी से भी एसोसिएटेड हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। क्या आपको लगता है कि सहाफ़त का मयार बेहतर हुआ है पाकिस्तान के अंदर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वाला आपने शो में बुलाया। और जहाँ तक सहाफ़त के आलमी दिन की बात है तो उसमें ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद क्वालिटी जर्नलिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन एक एको चैम्बर बन चुका है कि कुछ लोग सिर्फ एक पार्टी की लाइन लेकर उसी को रिपीट करते रहते हैं और उनके फॉलोअर सिर्फ उसी बबल में रहते हैं। तो ओवरऑल जर्नलिज्म इस तरह से अफेक्ट हुआ है कि एक तो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। हर किसी को मालूम है कि अगर हमने टैबूज़ के ऊपर बात करनी है या सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कस करना है तो उसकी यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो इसीलिए जो सहाफ़ी शायद ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बैठे हुए हैं उनके पास एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो बगैर किसी सेंसरशिप के या सोशल प्रेशर के काम कर सकें। तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अब भी कम है। डोमिनेट वही लोग करते हैं जो कि सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने अभी पहले भी बात की कि जहाँ सोशल मीडिया ने बहुत सारी आसानियाँ भी दी हैं, बहुत सारी, जैसे आपने ख़ुद भी अपने जवाब में कहा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस भी हैं। हम चाहेंगे उन चैलेंजेस को आप ज़रूर एड्रेस करें, चूँकि आप खुद एक डिजिटल फॉरम को बहुत बेहतर अंदाज में चला रहे हो, इन्फॉर्मेशन का एक फ़्लो है उसको लेकर आप बात भी करते हैं। सो टेल अस अबाउट दैट एज वेल।
देखिए सोशल मीडिया पे अब एक किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का पॉजिटिव या नेगेटिव वे हो सकता है। वो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक नाइफ जो है उससे आप ब्रेड पे जैम भी लगा सकते हैं और किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी इसी तरह है कि इसका इस्तेमाल आप जिस मर्ज़ी तरह करना चाहें वो कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, हार्मफुल भी, ट्रोलिंग भी कर सकते हैं, एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को। सो इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू डिसाइड टू डू इन द एंड। अगर आपकी विजन के साथ आप काम करना चाहें तो इसी टूल को बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया की जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात की तो मसला सबसे बड़ा जो है वो फेक न्यूज़ का ही है अब तक। उसकी वजह ये है कि इतने बड़े नंबर में न्यूज़ डिसेमिनेट होती है कि उसको रेगुलेट करना चैलेंज बन जाता है। बहुत से लोग एक खबर की तस्दीक किए बगैर ही उसको इतने बड़े नंबर में फैला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो कैंपेन चल रही थी चंद महीने पहले, उसमें बहुत से लोगों ने बड़ी सीरियस एक्यूजेशंस लगा दी, ट्वीट कर दिए, वीडियोस बना दी, ब्लॉग कर दिए और बाद में उनको वापस ले लिया, लेकिन फॉलोवर जो होता है वो तो कन्विंस हो जाता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल जो है वो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी और उसका सबूत देना और उसको एक रैशनल तरीके से आगे लेकर जाना, ये चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि आप कुछ भी कह सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में लाइबल लॉज जो हैं वो ठीक होने चाहिए ताकि अगर आप कोई बात कर भी रहे हैं तो उससे किसी की रेपुटेशन डैमेज ना हो और ना किसी की लाइफ थ्रेटन हो। यानी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सो राइट अबाउट इट। करंट अफेयर इश्यूज के हवाले से भी हम बात करें, आप बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, लेकिन सोशल क्रिटिसिज्म पर भी आप काम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है कि जो कंटेंट डिजिटल के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ नज़र आता है, जब हम उसको टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं तो उसका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? वेल टीवी इज हैवीली रेगुलेटेड। उसकी वजह यह है कि टीवी जिस ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर के अंडर या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उसके अंडर काम कर रहा है, उसमें बहुत से नो गो एरियाज हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने फेमिनिज्म को डिस्कस करना है, अगर मैंने रेडिकलिज्म को डिस्कस करना है, एक्सट्रीमिज्म को डिस्कस करना है या एथनिक पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है, बलूचिस्तान का कोई मसला है, गिलगित का कोई मसला है, तो ये सारे इश्यूज को डिस्कस करने का बेहतर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया मेरे लिए इसलिए है कि अगर मैं मेन स्ट्रीम पे इन तमाम मौज़ूआत पर खुल के बात करना चाह रहा हूँ तो ऐसा पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं है कि वहाँ पर बहुत से मसाइल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खड़े हो सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। So that's why I will go on to choose social media because it gives me a better space to discuss these issues. तो ये एक रीज़न है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया की रेगुलेशन है वहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही होती हैं जो सोशल मीडिया पे होती हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बहुत एब्सर्ड भी होते हैं, बहुत कहना चाहिए कि उससे कोई ताल्लुक नहीं होता उन चीज़ों का, रैशनैलिटी का, या फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे किसी को फ़ायदा हो। ट्विटर पे अक्सर ट्रेंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं किसी की रेपुटेशन के लिए, उसमें अब्यूज़ भी होती है, ट्रोलिंग भी होती है। तो वो चीज़ें तो टीवी पे आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक डार्क साइड ये है कि बहुत से सेंसिटिव मौज़ूआत जो हैं वो टीवी पे डिस्कस नहीं हो सकते बिकॉज़ देयर यू डोंट रिप्रेजेंट योरसेल्फ ओनली बट द ऑर्गेनाइजेशन एज़ वेल। उस वजह से कुछ मसाइल आ जाते हैं जिसको देखना पड़ता है। यू सो राइट। अच्छा, अभी आपने जजेस वाले केस के हवाले से भी पहले बात की। जजेस मुदाखलत केस में अब ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है, कैसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे मुदाखलत का रास्ता रोका जाए। आपके ख्याल में जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करते हैं ये वाली, तो ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए अमला, ये इसमें बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री जो है, जिस तरह से इसी समात में जिसकी आप बात कर रही हैं इस केस की, इसी समात के दौरान अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि 75 साल से इस मुल्क में गैर सियासी कुव्वतों के साथ जुडिशरी का एक कॉपरेशन का रोल रहा है। तो जब वो खुद ये बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनका जो इदारा है वो ए पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता रहा है, वो पॉलिटिक्स में मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, तो जब आप एक इदारे से वो काम करवाते हैं जो कि उसका काम होता नहीं है तो फिर उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो पॉलिटिशियंस को रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने इदारों को ना बचाया तो आपकी पॉलिटिक्स और आपकी पार्लियामान की सैंक्टिटी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए उनको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा कि तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। अदरवाइज अगर जुडिशरी इतने प्रेशर में और इतने ब्लैकमेल में रहेगी तो फिर उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। You're so right। अच्छा मुज़म्मिल, चूँकि मैं आपको खुद डिजिटल के ऊपर फॉलो करती हूँ और आपकी एक मैसिव फ़ैन फॉलोइंग भी है जो आपके कंटेंट वाइज आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर जो आपके फॉलोअर्स है या फॉलोइंग है वो हमसाया मुल्क इंडिया से है। इसकी क्या वजह है?
देखें, ये फैक्चुअली तो इनकरेक्ट है, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग तो नहीं है। उसकी वजह है कि वो 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है। पाकिस्तान में कोई क्रिकेट मैच हो, कोई ड्रामा सीरियल हो, इसके अलावा इवन कोई क्रिकेट का जो एनालिसिस होता है, उन शोज़ को भी अगर आप देख लें तो उनकी भी आधी ऑडियंस इंडिया से आ रही होती है। उसकी वजह है कि यूट्यूब पे सबसे बड़ा फुटप्रिंट जो है, वो इंडियंस का ही है। अगर आप उर्दू में बात करेंगे और उनके लिए वो इंटेलिजिबल है, तो दिस इज़ अ न्यू गेटवे दैट दे माइट एक्सप्लोर। तो यहाँ पर इशू ये है कि ये सवाल तो पाकिस्तानी अवाम से होना चाहिए कि वो जो है वो इस अटेंशन के साथ शायद यूट्यूब पे फॉलो नहीं कर रहे जितना फेसबुक पे या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। तो वहाँ पर इसीलिए है कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं कोई हेट्रेड फैलाने के का शौकीन नहीं हूँ। ना मैं ये कहता हूँ कि किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ना मैं वो पैटी प्रोपेगेंडा को रीइंफोर्स करता हूँ कि वो आपके अज़ली दुश्मन हैं और उनसे लड़ने के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। मुझे मालूम है कि दे आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसीलिए मेरा काम यहाँ बैठ के सिर्फ अपने मसाइल की बात करना है, ना कि अपने हमसाया ममालिक पे हमलावर हो जाऊँ, जो कि बाकी सब भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी होने के तौर पे आपको पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बात करनी चाहिए। उसको जो मर्ज़ी देखे, मुझे तो उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हैं और मैंने आज तक किसी इंडियन इश्यू पे बात नहीं की, इसीलिए कि आई वांट टू स्टिक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर ओन कंट्री। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। अच्छा मुज़म्मिल, इन द एंड अभी हम जो पॉलिटिकल या इकोनॉमी को लेके एक टर्मोइल देख रहे हैं, जो हालात व वाक़यात इस वक्त हैं, आपको क्या मुस्तकबिल में ये जो पाकिस्तान है ये पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है? ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल है अर्मिला, लेकिन बात ये है कि अगर हम ये होप की बात करें तो वो तो यकीनन होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समत में, उस डायरेक्शन में कदम भी उठाना चाहिए ना पहला। अब अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले आपको पॉलिटिशियंस को इख्तियार देना पड़ेगा। यहाँ इशू ये है कि जिसके पास इक़्तिदार है उसके पास इख्तियार नहीं है, जिसके पास इख्तियार है वो इक़्तिदार में है नहीं। तो आप किससे सवाल करेंगे? आप पीएम से सवाल करते हैं, वो रिज़ाइन करने के 3 साल बाद आके कहता है कि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी। ना मैंने नैब का चेयरमैन लगाया, मैं तो नादरा का चेयरमैन नहीं लगा सका, तो मुझसे आप क्या सवाल कर रहे हैं? तो इशू ये है कि पाकिस्तान में एक सॉवरन बनाना पड़ेगा, जो कि आंसरेबल हो तमाम मसाइल के लिए, कि उससे आप पूछ सकें कि ये आपने 5 साल यहाँ पे लगाए थे और इस दौरान जो सारे मसाइल मुल्क में रहे उसके आप ज़िम्मेदार हैं। अब अपना एहतसाब करें और हमें जवाब दें। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़िम्मेदारी कोई लेता नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर किसी बेहतर डायरेक्शन में जाना है तो सबसे पहले तो सोशल ईवल्स को ख़त्म करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी किस क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है वो भी आपके सामने है। तो इसीलिए अगर आप लिटरेट नहीं करेंगे पाकिस्तानी अवाम को, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड से कम्पीट नहीं कर सकती। ये चेंज तभी आ सकता है जब आप हमसाया ममालिक से लड़ना बंद करें, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, ख़वातीन को एम्पावर करें और जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है उस पर अमल करते हुए तमाम इदारों को अपनी रूल में लेके आएँ। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। सैयद मुज़म्मिल शाह हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं और मौजूदा सूरत हाल पे अपना कमेंट भी कर रहे थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर हमें इस बात, ही सेड वेरी राइट, कि हमें अपने तमाम मसाइल को हल करने के लिए और उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि अपने हमसाया ममालिक को या दीगर चीज़ों को या दीगर ममालिक के इशूज़ को हम हाईलाइट करें और उस पर प्रोपेगेंडा करें, बल्कि हमें अब इंटरनली जो हमारे मुल्क के अंदर मसाइल है उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हमने पहले आगाज़ में कुछ आज आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात की है, लेकिन अब चूँकि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। रोज़ कोई ना कोई ऐसे ट्विस्ट आता है जिससे हम भी जो कह लें ना स्क्रीन के ऊपर परेशान भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। कभी लफ्ज़ा गोलाबारी की जो रुख होता है वो हुकूमत की जानिब होता है, कभी अपोजिशन की जानिब होता है। वो जो रुख हैं वो तोपों के बदलते रहते हैं। आजकल मौलाना फजल रहमान की जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो उसका शिकार हो रही है मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। कल उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात की और उससे पहले भी वो तनकीद करते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उन पर बिला वजह तनकीद हो रही है। तनकीद पर उन पर होनी चाहिए जो जिनकी हुकूमत है और जो उनको लेकर आए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़फ साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो एक जमात जब हुकूमत में आती है
तो आने के लिए तनकीद कर रही होती है, फिर हुकूमत में आने के बाद वो तनकीद का निशाना बनती रहती है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी मैंने बात की है कि वो बड़े आजकल बुली कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, या उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। कैप्टन सफदर को लेके भी उन्होंने तनकीद की हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने तनकीद की। तो क्या मौलाना की ये तनकीद जायज़ है किसी तरीके से? देखिए जी, सियासी लफाजी जो होती है या अल्फाज में तोपों का रुख अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ हो गया है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हुकूमत उनको दी गई है, ऐसे जिस तरह जिस प्याले में वो कह नहीं रहते कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो बिल्कुल उसी तरह से उनको भी चूज़ किया गया है एज अ बैगर। तो तोपों का रुख बिल्कुल उनका उस तरफ होना चाहिए, लेकिन जो जुल्म और सितम की तोपें हैं उनका रुख स्टिल अभी तक पीटीआई की तरफ ही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रही थी। उसमें अभी भी तशद्दुद का निशाना, वर्कर्स का उठाए जाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना, कोई पॉलिटिकल इवेंट का ना होने देना, कोई कन्वेंशन ना होने देना, कोई जलसा ना होने देना, ये सब कुछ अभी तक पीटीआई फेस कर रही है। ठीक है, मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें सुनने में आ रही थी, फिर उनकी तस्दीक भी हुई, तरदीद भी हुई, यहाँ तक कि गौहर साहब ने कह दिया साफ अल्फाज में कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इस हवाले से भी बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहते हैं, हो नहीं रहे, या हो रहे हैं और बताना नहीं चाहते? देखें जी, मुज़ाकरात खान साहब जब यहाँ बाहर थे, जब उनको इस तरह ज़बरदस्ती झूठे केसेस बना के और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बाहर ही बनाया जा रहा था, अब उनको जेल में बंद किया हुआ है पिछले 8.5 महीने से। तो उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हम डायलॉग, चाहे जितनी मर्जी बड़ी जंगें हो, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको सॉल्व करने के लिए डायलॉग पे आना पड़ता है। लेकिन कंडीशंस क्या होंगी? एक डायलॉग जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि डील कर लें तो हम आपको बाहर निकाल देते हैं, और एक डायलॉग वो होता है जिसमें आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे जाते हैं और आप सारी फैक्ट सामने रखते हैं और फिर आप अपने हदूद क़यूद की पाबंदी करते हैं। सो अगर उस तरह का कोई डायलॉग का सिलसिला नहीं हो रहा और डीलें ऑफर होंगी या सिर्फ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी या जुल्म सितम करके डराने धमकाने की कोशिश होगी, तो उस तरह के तो डायलॉग जो है ना वो हो रहे हैं और ना कोई करने में इंटरेस्टेड है और ना कहा गया है। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गौहर साहब को और रऊफ़ हसन साहब को कोट करूँगी, क्योंकि गौहर साहब ने अडयाला में जब खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने बाहर आके जो बात की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, क्योंकि वहीं से एग्जैक्ट पता लगता है। अब होता ये कि जो आप कह रही हैं ना कि पहले ये बात हुई फिर ये हुई, उसकी वजह ये कि जब आप खान साहब के पास उनके जो टीम मेंबर्स हैं, जो मेन लोग हैं, उनकी एक्सेस को लिमिट करते हैं या ब्लॉक करते हैं तो बीच में अभाम पैदा किए जाते हैं। तो जो बात खान साहब की तरफ से आई है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुज़ाकरात या कोई डील या कोई ऑफर्स जो हैं वो इस तरह की ना ली जा रही है ना की जा रही है। ठीक है, आपके मुताबिक अभी तक कोई ऐसे मुज़ाकरात, कोई डील या नो डील वाला मामला नहीं चल रहा। अच्छा कंवल साहिबा, केसेस तो हैं, तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, निकाह केस हो, आप सारे केसेस में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये जो केसेस चल रहे हैं इसमें इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे हो रहे हैं, और बानी जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, वो कुछ अरसे बाद नियर फ्यूचर में आप लोगों के दरमियान होंगे या पार्टी की पॉलिटिक्स को दोबारा से ज्वाइन करेंगे? केसेस अगर कोई असली होंगे तो तब उस पर काम होगा ना। ये तो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से वापस कलीमुल्लाह हो रहे हैं। ये कोई केस है? मुझे बताएं। ये इद्दत वाला केस तो 50% जो हमारी ख़वातीन की आबादी उसके लिए एक इंतहा का जन्नाटेदार थप्पड़ है। ये शर्म का मकाम है। इस तरह के भी केस होंगे, इस तरह की भी घटियापन होगा कि पॉलिटिकल टारगेटिंग में आप इतने आगे निकल गए कि आपने तमाम आपके जो मजहबी और आपके आइनी कानूनी हदूदों क़यूद थे या कोई इज़्ज़त और कोई रिवायात थी वो छोड़ दी और आप तमाम ख़वातीन को वल्नरेबल करें इस तरह के बेहुदा और ऑर्केस्ट्रेट किस्म के केसेस बना के। नंबर 1, आप मुझे बताइए, कोई भी जो खातून हो जो जिसकी तलाक हुई भी हो, 6 साल बाद उसका खाविंद उठ के फॉर्मर जो हस्बैंड होगा या एक्स हस्बैंड होगा वो उठ के उस पर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाएगा, तो वो बेचारी क्या करेगी? तो आपने तो ये कोई माशरे के लिए नया ही बिगाड़ पैदा कर दिया। इस तरह के माहौल तो मैं कहती हूँ कि वो डिक्टेटर जो ज़िया साहब थे उसके दौर में ये तमाशे शुरू हुए थे इस तरह के, लेकिन इस तरह का जो ये वाला केस इन पर्टिकुलर ऐसा रवायत वहाँ पे भी नहीं नज़र आती। बाकी जो साइफर केस है वो तो ख़त्म हुआ पड़ा है। इट्स अ डेड बॉडी, इट्स अ कॉप्स। वो एक लाश है जिसको इन्होंने उठा के दफनाना है, वो सड़ रही है, गल रही है, उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन वो बस अभी तक पड़ी हुई है सामने।
तो आप राना सनाउल्लाह साहब को मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दिया इन सारे केसेस की कि इसकी हकीकत क्या है कि अगर इमरान खान हमारे साथ आके डायलॉग की टेबल पे बैठ जाएगा, नहीं हमें एनआरओ दे दे, हमें हमारे साथ डील कर ले, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक होगा। अदालतों का मामला बड़ा गर्म है आजकल कमल साहिबा, और अदालतों में मुदाखलत को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं चूँकि केस भी चल रहा है। अगर अदलिया में मुदाखलत के केस की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि वो इस मुदाखलत से बचा जाए, क्योंकि इसका शिकार तो कहीं ना कहीं सब हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल होते हैं, और ये लॉफेयर एक टर्म होती है, मैं इंट्रोड्यूस इसलिए करा रही हूँ कि एक वॉरफेयर होती है, एक लॉफेयर होती है। यानी आप आइन और कानून का इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह अब हमारे साथ हो रहा है कि पिछले 2 सालों में और बिलखसूस पिछले 10-11 महीनों में जिस तरीके से लोगों पे FIR काटी गई। अब मैं यहाँ सिंपल कह रही हूँ कि आपको हॉलीवुड की वो जो मूवीज़ है ना मार्वल्स वाली, जिसमें सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क और वो फ्लैश टाइप के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखें आप। हम एक टाइम पे जो है ना कई जगहों पे जाके हमारे पे जो पर्चे हैं वो हमारी अदालत हमें बता रही है, हमारी पुलिस हमें सर्टिफाई कर रही है कि अगर 45 FIR मेरे पे हैं तो एक ही टाइम की हैं, कि मैं पाकिस्तान के हर कोने में गई। और तो आप सोचें कि फ्लैश इतनी स्पीड से नहीं जा सकता जिस स्पीड से मैं गई हूँ। हमारे कारकुनान पे जिन पे 18-18, 20-20 FIR है मेरे ख्याल में, और जिनके ऊपर ये FIR है, आप सोचें आलिया हमजा और जो सनम है वो उन्होंने सरगोदा का थाना भी जला लिया, मियाँ वाली में जाके वो पुलिस वैन जला कर आ गई हूँ, और पुलिस के ऊपर भी तशद्दुद कर दिया। तो मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस को रिटायर करें, उन्हें घर भेजें, और आप सनम और आलिया को जो है ना वो IG पंजाब लगा दें और एक को DIG पंजाब लगाएं, और उन बाकी हमारे जो कारकुनान हैं उनको आप भर्ती करें इस तरह के मामलात में, जो इतने सुपर हैं, इतने मतलब वो देखिए ताकतवर लोग हैं कि पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और वो एक टाइम पे 10-10, 15-15 जगहों पे हुआ आते हैं बगैर गाड़ी के, बगैर जहाज़ के। तो इस तरह के सुपरसोनिक लोगों का होना चाहिए, और हम पे तो फिल्में बननी चाहिए, अब बहुत हिट होंगी जिस तरह का तमाशा चल रहा है। और जहाँ तक अदालतों की बात है तो देखें, अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होने दे रहे हैं और आइन अमली तौर पे मुअत्तल होकर पीछे पड़ा रहेगा, तो इसका नुकसान फिर एक टाइम पे तो शायद एक पर्टिकुलर तबके या जमात या पॉलिटिकल एक लोग हैं जिनको हो रहा होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में सारे उस आग का शिकार होते हैं। आग जब जंगल में किसी जगह लगती है तो शायद लोग भागते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं कि अब चलो इधर लगी हुई है तो हम उधर चले जाते हैं, लेकिन वो उधर भी जाती है। जाहिर है फैलती तो हर जगह ही है। अच्छा, आपने नेटफ्लिक्स की बात करी है, आपने सीरीज़ की जिक्र किया है, इसका मतलब आप देखती है नेटफ्लिक्स, और आप अपने आप को अगर फ्लैश से कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स कि आपकी भी एक्टिविटी रहती है नेटफ्लिक्स देखने के हवाले से। मेरा बेटा देखता है जी फ्लैश, तो मैं उसको कहती हूँ बेटे इसको बंद करो, मुझे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी FIR ये कहती हैं कि मैं इससे ज़्यादा स्पीड से भागती हूँ और इससे ज़्यादा स्पीड से मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो फिर वो मुझे आगे से कह रहे थे कि आप वर्ल्ड का भी ट्रैवल करके आ सकती हैं, कितने ही मिनट्स में आप पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकती हैं। मैं कही हमारी पुलिस बता सकती है कि मैं वर्ल्ड का चक्कर कितनी देर में लगा सकती हूँ, क्योंकि केसेस ऐसे बनाए हैं ना कि बंदा हंसता है कि एक टाइम पे जो है वो मैं डी चौक पे भी थी, मैं पिंडी के 14 थानों में थी, 14 प्लेसेस में थी, टेक्सला भी चली गई, अटक भी हो आई, फिर मियाँ वाली भी चली गई, फैसलाबाद में भी जाके तकरीबकारी कर आई, सरगोदा भी हो आई, लाहौर और गुजरांवाला भी हो आई। तो कल मुझे वो लेबर डे के कुछ दिन पहले जो एक खातून मिली, उन्होंने कहा जी मैं टेक्सला से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं कहा जी मैं भी वहाँ आई थी। कहती कब? मैं कहा हमारी पुलिस के मुताबिक 9 तारीख को मैं वहीं थी। तो इस तरह के, अब जाहिर है अब हम और क्या बात करें, ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं है तो और क्या है कि आपके पास रिटर्न चीजें आ रही हैं। हाँ। रिटर्न आपको दे रहे हैं कि आप यहाँ मौजूद थी, तो अब आप बताएं हम क्या कह सकते हैं। अच्छा चलिए, आपने खुद ही बताया कि आप 9 मई को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर थी और आपके पर्चों के मुताबिक तो एक वक्त में कई जगह पे जहाँ पे आप थी, तो असल जगह बताएं कि आप हकीकत में कहाँ पे थी। ये तो हमारी पुलिस बताएगी और हमारी अदालतें बताएंगी कि फाइनली मैं कहाँ पहुंची हूँ और कहाँ मिली हूँ, क्योंकि अब वो ट्रेस करना चाह रहे हैं। स्पीड बहुत तेज़ है, लाइट की स्पीड से जो E=mc² वाला जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, कि टाइम जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है, मेरी वो वाली स्पीड होगी, लाइट स्पीड से ट्रैवल करती हूँ। ये आपकी खुशकिस्मती कि देखे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आपको बड़े आराम से जवाब दे रही हूँ, वरना हो सकता है इतनी देर में तो मैं 2 दफ़ा पूरी दुनिया का चक्कर लगाई होती। लेकिन मेरी सीरियस सजेशन है, ये जो 10,000 लोग अंदर कैद किए गए ना, इनको इस्तेमाल करें, इनको पुलिस में रख लें, ये बेहतरीन लोग हैं, खर्चा भी कम होगा अवाम स्टेट का,
आवाम के टैक्स के पैसे भी सेव होंगे और ये सुपरमैन टाइप के लोग हैं, ताकत भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है और एक टाइम पे ट्रैवलिंग का भी इशू नहीं है, तो इनको इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी अब हमारे यहाँ पे ना आजकल हमारी जो सीएम साहिबा उनको भी वो बड़ा शौक हुआ है उस तरह का गेटअप बनाने का, तो इनको एक्चुअल बनाएं ताकि ख़वातीन वाकई इंस्पायर हों। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कमल, आपने में ज्वाइन किया और इस हवाले से बात करी थी। जनाब कमल शोज़फ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और मुख्तलिफ जो सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया और अपनी राय दे रही थी। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, इस हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की और अब दोबारा से हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये वो दिन ख़ास हो जब मिल जाता है जिस पे हम ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। दो कि हमारी स्क्रीन्स के ऊपर इस पर बार बार बात होती कहीं ना कहीं नज़र आती है। जैसे कि आपको पता है हर साल 3 मई को ये दिन मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं और हमने पहले भी इस हवाले से बात की है। हमारे साथ पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग। आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन है और मैं आपसे पहला सवाल यही करूँगी कि पहले तो पाकिस्तान में जो सहाफ़त है इसके मयार के ऊपर, और क्या वाकई यहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो आज़ाद हैं? देखें, सहाफ़ी पूरी दुनिया में आज़ाद नहीं होते। हम बातें तो बड़ी करते हैं कि आज़ादी आपके पास बिल्कुल होती है, लेकिन वो आज़ादी की भी एक रेड लाइन होती है, और रेड लाइन कहाँ होती है? जहाँ स्टेट इंटरेस्ट होता है। आप स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ बात ना करें, हुकूमतों के खिलाफ ज़रूर करें, लेकिन जब आपकी एक वो लेवल हो जाता है कि जिसके अंदर आप अपने इंस्टीट्यूशंस को गिराना शुरू कर देते हैं और उस पर शदीद किस्म की तनकीद करते हैं, बराए तनकीद, वो फिर सहाफ़त नहीं होती है, वो टिल्टिंग होती है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली यहाँ जो कई हैं, सारे नहीं, कई हैं लोग जो कि अपनी साइड्स लेना शुरू कर देते हैं। इनको किसी को साइड्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो साइड लेता है वो कहते हैं ना साइकिल की तरह अर्मिला के एक दिन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो आप साइड ना लें, आप हमेशा एक आप कह लो कि एक लॉजिकल आप रिपोर्टिंग करें, लॉजिकल आप नैरेटिव दें हर एक के लिए, और हर एक को बराबर रखो, और हमेशा रखो पैटर्न 60-40, 60 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड 40 टू द ऑपोजिशन, पर खुल के, तो वहां आपको फिर आज़ादी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यस, जहां आपने देखा है कि कई इमोशनल हो जाते हैं, सहाफ़ियों को इमोशनल नहीं होना, उनको प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि उन्होंने तो एक विजन देनी है, लोगों को दिखाना है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आप पीछे मसाला डाल के अगर बताएंगे तो फिर आप यूर वायलेटिंग दोज लॉज ऑफ जर्नलिज्म। सो इसके अंदर आई थिंक ये हर जगह एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पाकिस्तान में शायद ज्यादा इमोशनली ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अच्छा मीर साहब, आपने खुद बात की कि सहाफ़ियों को बाइस्ड नहीं होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ सालों में, इनफैक्ट हमेशा से ही, लेकिन अब चीज़ें शायद उस तरह से खुलकर सामने भी आती हैं। हम किसी सहाफ़ी के ओपिनियन पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वो एक इदारे को या किसी एक जमात को एक टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बाइसनेस का एलिमेंट तो जहाँ पे आ गया वो तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अंदर भी उसको देखने का इंटरेस्ट, उसकी बात को सुनने का इंटरेस्ट, वो भी डिवाइड हो जाता है, और वो बैलेंस रखना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कहीं ना कहीं सहाफ़ी के लिए। ये करना पड़ता है, बिल्कुल अच्छी बात आपने किया। देखें, जो सहाफ़ी कोई भी हो, एक आम रिपोर्टर भी हो, एक एंकर हो, एक राइटर हो, व्हाटएवर, वो एक जज होता है, और जज की सीट होती है, और उस जज की सीट के ऊपर उसने इंसाफ देना है सबको। तो अगर वो टिल्ट इधर उधर कर देगा तो फिर वो सहाफ़ी नहीं ना रहा, और क्योंकि आपके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे लोग उसको सीरियसली लेंगे, लोग उसको कहेंगे नहीं मैंने तो ये बात की है, इसमें कुछ सदाकत है, इसमें कुछ सच्चाई है, और कुछ नहीं, कंप्लीट सच्चाई है। तो जब कंप्लीट सच्चाई होती है तो उर्मिला बहुत बड़ी एक एंकर भी बन जाती हैं, एक जर्नलिस्ट भी बन जाती हैं, और साथ साथ इनकी क्रेडिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने सवाल किया, ये जो कई लोग हैं इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और विद द रिजल्ट कि उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, मार्केट क्रेडिबिलिटी, आवाम के अंदर हो, क्योंकि आवाम को तो मसाले चाहिए, लेकिन मसाला हमने तो देना है फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जब आप फैक्ट
फिगर्स पे बात करेंगे तो आई थिंक दैट इज वेयर जर्नलिज्म कम्स इनटू ट्रू के लोग प्लेइंग ये होता है। अब ऑब्वियसली हमने लोगों को आदत भी डाल दी है ना कि अगर आप उनको सीधी बात बताएंगे तो वो सीधी बात को डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं ट्विस्ट और मसाला चाहिए, तभी वो आपको सुनते भी हैं और वो समझते हैं कि अगर आपने ये मसाला लगाया तो ये क्रेडिबिलिटी की अलामत है, दो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप बहुत अरसे से सहाफ़त के अंदर है, कई दहाइयों से आप सर्व भी कर रहे हैं। अब जो मौजूदा सहाफ़त है, या हम पहले बात करते थे जो सहाफ़त होती थी, मीर साहब क्या डिफरेंस आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम? चीज़ें बेहतर हुई हैं, वर्स्ट हुई हैं, और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस सहाफ़त की जो क्रेडिबिलिटी है इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक जो पहले आप कह लो कि हो रही थी जर्नलिज्म या टेलीविजन, वो इतना वायलेंट नहीं था, बदतमीजी नहीं थी। अब आपके एंकर्स क्या करते हैं, आपको सवाल करेंगे, सवाल करके फिर आपको और जवाब भी खुद दे देंगे और फिर पूछेंगे अब आप बताइए। एंकर्स का एक रोल होता है कि आपने सवाल देना है, लेट योर सब्जेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ कई हैं एंकर्स, वो इस तरह बात करते हैं कि वो शो वो है और दूसरा तो सब्जेक्ट बैठा हुआ है। भाई बात आपने किसी को बुलाई है, उसने करनी है, आपने नहीं करनी। आपने इनसे निकलवाना है निचोड़ कि जो आपके सवालात का है। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया। इसको आई थिंक वी हैव टू गेट इट बैक। और फिर कई लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है सवाल करने का, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता वो आप कह लो कि जलेबियों की तरह फिर बात होती है और न सिर होता है न पैर होता है। इस चीज को हम ठीक कर लो। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो अच्छी चीज आई है, आपके अंदर टेलीविजन स्टेशंस बहुत आ गए, आपने एम्प्लॉयमेंट काफी दे दी है, लेकिन साथ साथ आई थिंक इसके साथ साथ जो ओनर्स हैं दे हैव टू इंश्योर कि ये जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, जितना भी है यार, इनके फ्यूचर के लिए भी कुछ करो। इनको ये नहीं कि सेल बाय डेट पे आप रखो, यू नो, थिंक अबाउट देम फॉर द फ्यूचर। कई चैनल्स कर रहे हैं। सॉरी, आपको मैंने इंटरप्ट किया, जो कि आपने पॉइंट रेस किया है कि सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी या दुनिया भर में भी, हम पाकिस्तान की इसलिए बात करें क्योंकि ज़ाहिर हम रिलेट कर पाते हैं, सहाफ़ियों के बड़े चैलेंजेस भी हैं। चाहे हमने देखा है नौकरियों को लेकर, फिर आपने अगर कुछ खुलकर बोला है उस पर बहुत सारे सहाफ़ी ज़िंदगी की बाजी भी हार गए हैं, बहुत सारे ऐसे कत्ल भी हुए हैं, नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन बाद में जो प्रोसेस है, चाहे वो इंसाफ का हो, उनकी जो सहाफ़त के बाद की ज़िंदगी हो, बहुत सारे चैलेंजेस उनको रहते हैं, इदारों से लेकर स्टेट तक। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द सजेशंस कि सहाफ़ियों के इनके हकूक़ और उनके कानून के हवाले से काम होना चाहिए और उनके राइट्स को भी फोकस में रखना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिज्म हैज टू बी देयर, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं होता कि हम जो ब्लेम कर देते हैं हुकूमत ने ये करवा दिया या अपोजिशन ने करवा दिया, ये नहीं। आपके 2-4 अल्फाज कई लोगों को शायद गैर मुनासिब लगे और कईयों को बहुत अच्छे लगे। अब जिनको अच्छे लगते हैं वो तो ठीक है, जिनको शायद नहीं अच्छे लगेंगे तो दे माइट कम अलोंग एंड डू थिंग्स कि जो कि गवर्नमेंट पे ब्लेम आ जाता है, जो कि ऑपोजिशन पे ब्लेम आ जाता है, ये इंडिविजुअल्स पे ब्लेम आ जाता है। तो आई थिंक ये आपने, जिससे पहले मैंने कहा कि आपने अपनी रेड लाइन बिल्कुल एक बना के रखनी है, क्योंकि रेड लाइन आप हाँ जी, आप अपने आप को डिफाइन करो। अगर आप नहीं करोगे, और मिला पूरी दुनिया के अंदर मैंने हर जगह देखा, आप जो मर्जी डेमोक्रेसी की बात कर लें, वहाँ एक हमेशा एक रेड लाइन है, एंड यू डोंट क्रॉस दैट रेड लाइन। बड़े चैंपियंस आए हैं, गए हैं, आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन स्टेट जहां भी हो, इट इज ऑलवेज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड नंबर 1 पोजीशन। तो इस चीज को आई थिंक जब हम रख लेंगे नेशनल इंटरेस्ट को आगे, यस, तनकीद करो, गवर्नमेंट पे दबा के करो, कोई फर्क नहीं। और गवर्नमेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ, जो वो हुकूमतें या वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करे। तनकीद करो, बराए तामीर करो, ताकि इनको भी को पता चले कि भाई तनकीद अच्छी आ रही है, तो लेट्स इम्प्रोवाइज ऑन दैट। इनको भी सब्र दिखाना है और आपने भी बेसब्रा होके वो बातें नहीं करनी जो कि इमोशंस के बेस पे, प्रैक्टिकल बेस पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है उसके हवाले से बात कर रहे थे। उनके मुताबिक तनकीद होनी चाहिए, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव होनी चाहिए। बिला वजह की तनकीद से चीज़ें भी ख़राब होती हैं और ऑब्वियसली आप अपनी स्टेट को या उनके इंटरेस्ट को भी डैमेज कहीं ना कहीं करते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है जो एक्सट्रीम वेदर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पाकिस्तान हो या दुनिया भर हो, पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबों का ज़्यादा आना है, बारिशों का ज़्यादा होना है, गर्मियों का ज़्यादा प्रोलॉन्ग होना है, इसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं जो सर्दियाँ लेट आ रही हैं और अभी मई के स्टार्ट में भी हमें वेदर उस तरह से गर्मी या शदीद नज़र नहीं आ रहा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़े थोड़े करके एक बहुत बड़ा जो कह लें फिनोमिना है उसको क्रिएट करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज को लेकर यूएई के अंदर हमने जिस तरह से बारिशें देखी हैं, जिस तरह से तबाही मचाई है उन बारिशों ने, वहाँ पर दो के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी मसाइल थे, बट स्टिल वहाँ पर ऐसी बारिशों का होना इटसेल्फ ये क्लाइमेट चेंज के साइंस हैं। तो हमने सोचा कि आज इस हवाले से बात की जाए कि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए ग्लोबली। इसका बहुत बड़ा एक अलमिया है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जो क्लाइमेट चेंज में शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा असर जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज का वो पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, हमारे माहौलियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो हम बारिशों का मामला देख रहे हैं, मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर ऑब्वियसली इनकी क्या वजूहात आपको समझ में आती हैं और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं इनको एड्रेस करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सवाल में ही पूछा कि जो क्लाइमेट चेंज है, ऑफ कोर्स जो क्लाइमेट चेंज होता है वो एक बड़े अरसे के बाद आपको उसका इम्पैक्ट नजर आता है। तो इसीलिए जो क्लाइमेट में शिफ्ट अभी आपको नजर आ रहा है वो आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि पिछले साल से इस साल में बहुत ज्यादा शिफ्ट आ गया हो, बल्कि ग्रेजुअली वो शिफ्ट हुआ है। तो जो आपकी ग्लोबल एमिशंस होती हैं, खासतौर पर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, आपके जो बाकी सोर्सेज से जो आपकी एमिशंस होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं जहरीली गैसें, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर में पीरियड होता है वो बहुत लंबे अरसे तक स्टे होता है उसका, और वो आपके जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज करती है। और उसकी वजह से फिर कुछ रीजन्स में ऐसे आपको नजर आता है कि क्लाइमेट जो है वो पहले से बेहतर हो रहा होता है, कुछ में ऐसे आपको नजर आता है, जैसे दुबई की बात करें तो गवर्नेंस के हिसाब से ऑफ कोर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ऐसा था कि उनको सिचुएशन इस तरह की हुई कि जहाज भी बिल्कुल आपको तैरते हुए पानी में नजर आए, लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल था कि उन इलाकों में भी बारिशें हुई, यानी कि जिन इलाकों में बारिशें नहीं होती थी वहां बारिशें होती हैं, जिन इलाकों में कम बारिशें थी ज्यादा होती हैं, या कुछ में बिल्कुल नहीं होंगी, इसी तरह कुछ में स्नोफॉल बिल्कुल नहीं होगा, कुछ में ज्यादा होगा। तो डिफरेंट इलाकों पर थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट उस तरह का इम्पैक्ट आता है जैसे ही आपकी ये ग्लोबल एमिशंस बढ़ती जा रही हैं। और इसी पे सर जोड़ के जो क्लाइमेट साइंटिस्ट आपके पॉलिसी मेकर्स को बताए जा रहे हैं और दुनिया के पॉलिटिशियंस को कि आप ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको खत्म करने की जरूरत है, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज इतनी आसानी से मानेगी, और ये बिजनेस एज यूजुअल एक्सपेक्टेड है कि चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नजर आएंगे। और पाकिस्तान में भी आपको एक क्लाइमेट में शिफ्ट नजर आया है, जैसे प्रोलॉन्ग जो है वो आपकी सर्दियां हैं, इसी तरह स्प्रिंग आपकी लेट है, उसी तरह फिर आगे आपका जो समर है वो पीरियड आपका लेट आता है। तो एक तरह का शिफ्ट आपको ग्रेजुअली नजर आ रहा है, ये इट्स वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, आपने जहाँ शिफ्ट की बात की मरियम, तो यूएई के अंदर भी हमने एक शिफ्ट देखा है, और जहाँ जिस हिसाब से वहाँ पे बारिशें हुई हैं और आपने खुद भी जिक्र किया है, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ग्लोबली एक इशू है, उसको ग्लोबली ही एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हर कंट्री से अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था मुख्तलिफ मुल्कों के दौरान, तो उनमें नेगोशिएशन यही की जा रही होती है जो हर साल हर मुल्क जो है वो उसके लीडर्स मिलते हैं कि एक कैप लगाई जा सके आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उसके ऊपर, जो इंडस्ट्रीज आपकी एमिट करती हैं, ऑयल को कम इस्तेमाल किया जाए, उसकी ड्रिलिंग कम की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एजेंडा भी ऐसा है जो पोलिटिसाइज है, वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती हैं, लेकिन ग्रेजुअली कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो हर एक ममालिक जो है वो उसको टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कंट्री अपने टारगेट जो है वो 2030 के और 2060 तक के और 2050 तक के कुछ कंट्रीज ने भी रखे हुए हैं कि उन्हें नेट जीरो एमिशंस जो है वो रीच आउट करने हैं। और उसका मतलब ये है कि जो फॉसिल फ्यूल है उनको ग्रेजुअली फेज आउट करना है, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है हर कंट्री की कि वो एकदम से आपको बिल्कुल भी खत्म होता नजर नहीं आएगा। तो ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे, ग्रेजुअली कंट्रीज जो है वो
रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ करना चाहिए उस स्पीड के साथ नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल टारगेट्स हैं वो जिस परसेंटेज के साथ अचीव करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात कहती चलूं कि जो एग्रीवेट सिचुएशन को करता है, ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना आपको हर कंट्री में होता हुआ नजर आता है, लेकिन व्हाट मेक्स इट वर्स और बेटर इज के किस तरह से आपकी लोकली आपकी गवर्नेंस की किस तरह से प्रिपरेशन है, गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं ऐसी नागहानी आपात को, तो वो उसको वर्स बनाता है। पर जैसे कि आपने पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एग्जांपल दी है, तो उसमें भी जो आपका मॉनसून सीजन है आने वाला, उसमें जो आपके फ्लड प्रोन एरियाज है, ये पंजाब के, सदर्न केपी, बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं, नॉर्दर्न इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी, अब नॉर्मल रेंज से ज्यादा होंगी। तो मॉनसून में भी एक्सपेक्टेड है कि आपको फ्लडिंग कुछ हद तक देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडस रिवर में ऑफ कोर्स वो वाटर का लेवल आपको उस तरह से बढ़ जाएगा ज्यादा बारिशों की वजह से। तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या प्रिपरेशंस हैं फेडरल लेवल पे, एनडीएमए या पीडीएमए आपकी क्या कर रही हैं, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जी। डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। जहां आपने भी बात की है तो ये ग्लोबल इशू, जहां हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इशू की बात कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस तो हैं, ये बड़े लेवल पे भी तबाही या डैमेज कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे लेवल पे जो डैमेज है उसको भी तो कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं, और उसके लिए गवर्नेंस की जहां आपने बात की, स्टेट लेवल पे बात की, कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जो छोटे लेवल से डैमेज स्टार्ट हो रहा है उसको ही हम प्रिवेंट कर सकें। जी, जो सबसे मेजर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को करने की जरूरत है वो तो ये है कि आप जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है जो सिटीज में होती है, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया बढ़े जा रही है, उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत आपको वेजिटेशन शहरों में नजर आती है वो भी आपके जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। एक तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, और वो इस तरह के, मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने बिजनेस बंद कर दें, लेकिन वो बिजनेस अपने इस तरह से डिजाइन करें कि उसमें आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज्यादा मिले, ग्रे आपको कम मिले, ताकि पानी को जगह मिले ग्राउंड में जाने की। और इसके अलावा जो आपके बरसाती नाले होते हैं बाय डिजाइन हर शहर में ये होते हैं, उसके ऊपर जो आपके तजावजात बनी हुई हैं उनको हटाना और उनको कंपनसेट उन लोगों को कैसे करना है कि किसी सेफर एरिया में उनको जगह भी फिर प्रोवाइड की जाए। और इसके अलावा अभी से सफाई अगर करें तो मॉनसून के दौरान आपको इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि वो अभी आप देखते हैं कि कूड़े कीचड़ से भरे होते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें से पानी गुजर सके बरसाती नालों से। एक तो ये किया जा सकता है, सबसे सस्ता तरीका जो हम सुनते आ रहे हैं और सब मेरे ख्याल सभी जानते हैं, दरख्त लगाने का बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है आप जब दरख्त लगाते हैं, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो आपके ग्राउंड को मजबूत बनाती है और काइंड ऑफ जो फ्लड का इम्पैक्ट होता है उसको स्लो डाउन करती हैं, वो आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है। इसके अलावा आपकी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे आपकी इमिशंस होती है और इंडस्ट्री से, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएं, जो डेवलप ममालिक उनसे हमने ये सीखा है कि जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन है वो आपको नुकसान देते हैं, आपके एनवायरनमेंट, आपको क्लाइमेट चेंज को। तो पाकिस्तान आई थिंक उसको रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज रिच इन रिन्यूएबल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सूरज सारा साल रहता है, हवा हमारे पास रहती है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे मल्टी लेवल पे और बड़ी अक्रॉस इंस्टीट्यूशन जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो उसी से डिफरेंस पड़ेगा। हमें लगता है कि शायद क्लाइमेट चेंज एक साइलो में जो है वो एक अलग से एक फिनोमेना है, ऐसा नहीं है। आपका क्लाइमेट चेंज आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, आपके प्लानिंग से एसोसिएटेड है, आपके फाइनेंस से एसोसिएटेड है, क्योंकि आपको जो नुकसानात होते हैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हेल्थ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं फ्लडिंग और हीट वेव्स और इन सब चीजों की वजह से। तो ये एक क्रॉस सेक्टरल फिनोमेना है और सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी मिनिस्ट्रीज को मिलके इसके साथ काम करने की जरूरत है, तो तभी आपको डिफरेंस, तभी मसला हल होगा। डेफिनेटली मरियम, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, दरख्त लगाना हो या दीगर मामलात हो, हमें छोटे लेवल से प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया जहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस फिनोमेना है जिस पे कंट्रोल किया जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान उस वही, जैसे मैंने पहले कहा कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जो शायद हमारी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज को, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान
के ऊपर आ रहा है और उसकी एक हमने बहुत बड़ी एग्जांपल सैलाबों की शक्ल में, ग्लेशियर्स पिघलने की शक्ल में, मामूल से ज़्यादा बारिशें होने की शक्ल में, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और स्टेट की प्रायोरिटीज़ में शायद ये चीज़ शामिल अभी उस तरह से नहीं है और हमें इस पर इकदाम बहुत इनिशियली करने पड़ेंगे, क्योंकि वही बात है कि अगर हम इकदाम अभी टाइमली नहीं लेंगे तो उसके बाद जो उसका फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वर्स्ट। और अगर ये वर्स्ट होगा तो जाहिर है हम पाकिस्तान ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस के शिकार है कि अब एक और चैलेंज जो कि क्लाइमेट चेंज की शक्ल में हमारे सरों पर मंडला रहा है, हमें इस पर अभी से केटर करने की ज़रूरत है, इकदाम की ज़रूरत है। और हम इंडिविजुअली ये कर सकते हैं एज ए नेशन, हमें ये ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे या हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको एक साफ़, एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले। और उसके लिए व्हाट यू कैन डू कि आप थोड़ा आप दरख्त लगाने के ऊपर फोकस करें, आप प्लांटेशन को फोकस करें। हर बच्चे को, हर घर में ये एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप अपने घरों के अंदर से चीज़ स्टार्ट करें कि प्लांटेशन को जितना ज़्यादा कर सकें, क्योंकि वो चीज़ है जो हम अपने लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस सोसाइटी में या इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी स्टेट के इकदाम हैं उस पर भी हम बार बार बात करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि क्लाइमेट चेंज एक रियल या ग्लोबल इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए। इस हवाले से हमने कोशिश की है कि आज बात की जाए, आइंदा भी बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद जी हम वापस आ गए हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम डिस्कस करें और आज हम इतना मज़ेदार भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, दो कि ये एक सोशल इशू भी है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर बात करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत होती है और हम कहते हैं आई एम वन ऑफ दोज, वैसे सॉरी बट या फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो इसके नुकसानात भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। नुकसानात पे आज हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोसाइटी के अंदर चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात क्रेडिबल हो, तो उसके लिए जो खामोशी है या कम गोई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो कि हमारा रिलीजन भी इस बात को बहुत इनकरेज करता है कि आपने कम बोलना है और तोल कर बात करनी है, यानी कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। ये अगर फिनोमिना हम अपनी ज़िंदगियों में अपना लें तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं और ज़्यादा बोलने से जितने फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं और हमारे माशरे के जो मसाइल हैं वो भी जन्म लेते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, तो कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारे साथ डॉक्टर आफाफ मंजूर मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट और ये बहुत बेहतर तौर पर हमें एक्सप्लेन भी कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस पर डिस्कस करें कि कम बोलना और ज़्यादा सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। थैंक यू वेरी मच शर्मिला फॉर इनवाइटिंग मी इन योर मॉर्निंग शो। आपने आज का जो टॉपिक रखा है, मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आज के दौर पे। और जैसे आपने सुनने की बात की, तो मेरे ख्याल हम तो वो लोग हैं जो अपने दिल की भी नहीं सुनते, तो हम दूसरों की क्या सुनेंगे। ऑफ कोर्स सुनने की अहमियत कहीं ज़्यादा है बोलने से। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कुदरत के भी देखें तो अल्लाह ताला ने भी, मेरे ख़्याल में एक ग्रीक कहावत भी है कि अल्लाह ताला ने हमें या नेचर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 ज़ुबान दी है, और शायद उसकी भी यही ज़रूरत है, उसकी भी यही चाहत है कि हम ज़्यादा सुने, यानी हम ट्वाइस सुने और हम कम बात करें। तो बात करना बहुत आसान होता है, बोलना हमने सीख चुके हैं। हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो हमें लगता है कि हर बंदा इसी उजलत में होता है कि हम किस तरह से जल्दी बात कर सकें और अपनी बात जो है वो दूसरे तक कन्वे कर सकें। और दूसरे की बात ना सुनने से ना सिर्फ वो मसाइल खड़े होते हैं जो कि दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम भी वो सारी बातें उस तरह से नहीं समझ पाते जिस तरह से शायद समझनी चाहिए। सो राइट। अच्छा, इस पे जो हमारा जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ज़्यादा जो बोलना है, इस पे भी ज़रा बात करें कि कम बोलना और इसका जो आपका साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता है वो किस तरह से आता है। देखिए, आपने सुना होगा कि जो लोग हर वक्त बोलते हैं वो शायद उनके पास इल्म कम ही रह जाता है। आपको सीखने के लिए सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। बोलने वाला सिर्फ वन साइडेड रह जाता है। वैसे तो कम्युनिकेशन जो है वो बोथ साइडेड है, ये नहीं कहा जाता है कि आपको बोलना भी है और सुनना भी है, लेकिन कम्युनिकेशन में भी आपका जो मैक्सिमम पार्ट है, अगर वो आप सिर्फ बोलने पे या अपनी बात करने पे रखेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हमारे अल्लाह ताला ने जितनी भी हिस्सें दी हैं, जितने भी हमें एबिलिटीज़ दी हैं, उसमें एक एबिलिटी जो कि सुनने की है, वो ऐसी एबिलिटी है जो
उस वक्त भी एक्टिव होती है जब हम सो रहे होते हैं। यानी आप सोते हुए बातें, वैसे तो कई लोग बातें करते हैं लेकिन वो बातें ऑफ कोर्स वो वाली नहीं होती जो कि कॉन्शियस होती हैं, लेकिन सुनने की एबिलिटी जो है अल्लाह ताला ने हमारे सोने के दौरान भी रखी है। यानी जब हम सो भी रहे हैं और कोई ऊंची आवाज़ हो तो वो हमें सोते हुए भी सुनाई दे जाती है। यानी हमें नज़र नहीं आ रहा होता सोते हुए, हम बोल नहीं पा रहे होते, हमारे और बहुत सारी जो 5 बाकी सलाहियतें हैं वो सब एक्टिव नहीं होती, लेकिन सुनने की सलाहियत जो है वो एक्टिव होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो नफ्सियाती तौर पे भी मुतासिर होते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक रूल भी बता देती हूँ। अगर आप अपने आप को चेक भी करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा बात करते हैं या कम बात करते हैं, तो आप देखिए कि अगर आपकी जो भी लास्ट गुफ्तगू किसी भी इंसान के साथ है, तो अगर तो आपने उसमें 70 to 80% सिर्फ गुफ्तगू की है और उसकी बात नहीं सुनी, आपने यानी सिर्फ 20 to 30% सुनने पे फोकस किया है, तो इसका मतलब है कि आपको बोलने की सलाहियत है उसको थोड़ा सा कम कीजिए और सुनने की जो सलाहियत उस पर फोकस करें। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब कोई बात कर रहा होता है या हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद बोलें और उसको ना बोलने दें। ये हम ऑन स्क्रीन भी देखते हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन स्टिल। अच्छा, इसी तरह जब हम कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो इसके भी असरात थोड़ा सा बताएं कि हमने ज़्यादा बोलने को तो डिस्कस किया, लेकिन अब कम बोलने के हवाले से भी बताएं कि कैसा असर होता है आपके दिमागी सेहत पे या जो आपका साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता है इसका। जी अर्मिला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे जब बोलने से मतलब हमारे इर्द गिर्द भी, अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि आपको ये क्यों कहा जाता है कि आप नेचर में जाएं। नेचर की कम्युनिकेशन क्या है, वन साइडेड है, और जब आप नेचर में जाते हैं तो आप सुन रहे होते हैं और इसीलिए मोस्ट ऑफ द थेरेपीज़ भी जो हैं वो भी इसी चीज़ पे फोकस करती हैं। अच्छा, मैं आपको अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊं तो मेरे पास जैसे क्लाइंट्स जो पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो उनमें से 95 का मसला ये है कि उन्हें सुना नहीं जाता, उनको सुनने की ज़रूरत है। हमारे पास लोग जब आते हैं और हम उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा माहौल देते हैं जिसमें हम उन्हें सुन रहे हैं। अच्छा, सुनना भी ऐसा नहीं है कि आप सुने इसलिए कि आपने किसी को जवाब देना है। हमें से अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं कि हम बात सुन इस अंदाज से रहे हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि अब जब ये बात मुकम्मल कर लेगा तो हमने इसका जवाब क्या देना है। यानी हम उसकी बात सुनते भी सिर्फ इसलिए हैं कि हम वो दलाइल इकट्ठे कर रहे होते हैं, वो जवाब इकट्ठे कर रहे होते हैं जो हमने उसको जवाब में देने हैं। तो सुनना जो है उसको आप अगर ये देख लीजिए वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। ठीक है, आप अगर इस चीज़ पे फोकस करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप सिर्फ इस नीयत से उन्हें सुन लें कि आपने उनकी बात पे तवज्जो देनी है, वो जो बात कहना चाहते हैं जो उनके दिल में है आप उसको सुन लें। हम उनको सुनने का तरीका ये है कि हम जजमेंटल होते हैं। इन डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी रिलेशनशिप्स, यानी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम जब उनसे बात करते हैं तो बात करते हुए बात सुन तो लेते हैं लेकिन उस बात को कहीं ना कहीं जज कर देंगे, कहीं ना कहीं रिलेट कर देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी को सुने तो उसकी जो इखलाकियात हैं वो ये हैं, 3 इखलाकियात उसकी मेजर हम जो कहते हैं वो ये हैं कि आप सबसे पहले तो बात को तवज्जो और गौर से सुनें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप उस बात को सुने तो आप किसी भी तरह से जजमेंटल ना हों। तीसरी बात यह है कि आप उस बात के लिए जवाब देने को तैयार ना हों बल्कि उस बात को समझ लें। और सिर्फ बात सुनना ये नहीं है कि जो आप बोल के बात करें, सुनना ये है कि आपकी एक बॉडी लैंग्वेज भी है। यानी आपने ये देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आंखों से भी जो है ना वो सुनाई देता है, यानी खामोशी भी सुनाई देती है। तो अपने आप को वो वाला लिसनर बनाएं जो आप किसी की खामोशी भी सुन सकें, किसी के जज्बात को भी महसूस कर सकें, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी आप उन पर भी तवज्जो दीजिए और सुनिए। डॉक्टर आफाफ, ये जो आप बातें बता रही हैं ना, ये आजकल हम अपने इर्द गिर्द बहुत ही कम लोग होंगे, शायद 1% ऐसे लोग हैं जो इन स्किल्स को सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिकॉज हमारा यही बहुत है कि हम किसी की बात सुन रहे हैं तो हमने उसको जवाब देना है, हमने गौर से सुनना नहीं है, और वही सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं। अच्छा, अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमने ये स्किल्स सीख लिया, तो ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह का रोल प्ले करता है? जी अर्मिला, जो पर्सनैलिटीज़ हैं आपने देखा होगा जितनी भी मुतासिर कुन शख्सियात होती हैं वो हमेशा बोलने पे उनका फोकस नहीं होता है, बल्कि अगर कोई महफिल भी हो तो आपको बाज़ वक़्त बोलने वाला शख्स तो बहुत जल्दी तवज्जो हासिल कर लेता है चूँकि वो बात कर रहा होता है, लेकिन उस महफिल में जो सबसे खामोश इंसान बैठा होगा वो आपकी तवज्जो का ज़्यादा जो है ना वो मरकज़ होगा। आप सोचेंगे कि इसने बात क्यों नहीं की, बल्कि आप यही सोचते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि ये बात करे और हम इसकी बात को तवज्जो से सुन सकें। और जितने भी दानिश्वर लोग हैं, जितने भी आप देखें हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो हमेशा बात को मुख्तसर रखते थे
और कम गो होते थे, ताकि लोग उनकी बात पे तवज्जो दे सकें। हर वक्त का जो बोलना है वो तो आपकी पर्सनैलिटी को अजीब इंसान बना देता है। यानी आप गुजरते हैं तो लोग कहते हैं भाई इससे बचो, ये तो अब हमारे पास आके बैठ गया है और ये बातें करेगा और आधा घंटा हमारा कहीं नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सुनते हैं, सुनने वालों में से हैं। और वही बातें जो अभी सारी मैंने पहले कही कि आपने सुनना है तो किस अंदाज से सुनना है कि आप दूसरे की बात पे तवज्जो दें। यानी आप ये कह लीजिए कि सुनना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। एक रिस्पेक्ट है कि अगर आप किसी को सुनते हैं। हमें बचपन से ये कहा जाता है कि आप बड़ों की बात सुनें। अच्छा, बड़ों की बात सुनने से मेरे जहन में ये आया कि हमें इस चीज़ पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि कोई हमारा बॉस है तो हमें उसकी बात सुननी है, कोई हमसे सीनियर है तो हमें उसकी बात सुननी है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसकी बात सुननी है, किसी के पास इल्म ज़्यादा है तो उसकी बात सुननी है, किसी के पास तजर्बा ज़्यादा है तो उसकी बात सुननी है। देखिए, हमेशा इल्म जो है ना वो आपको उस जगह से मिलेगा जहाँ पे कम जो है वो आप कह लीजिए कि छोटा बच्चा जो है आपको बहुत अच्छी बात कह सकता है, बहुत अच्छा कुछ बता सकता है। कम तजर्बाकार इंसान आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता के वो आपके साथ शेयर कर सकता है कि उसके साथ क्या गुजरी है। तो इसका मतलब है कि आपने छोटों को भी सुनना है, आपने जो कम अक्ल लोग हैं उनको भी ज़्यादा सुनना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि वो हर एक की सुनते थे। बल्कि उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जब ताइफ की गलियों में भी जाते थे तो वहाँ पे जो मेंटली चैलेंज लोग होते थे उनकी भी वो बात सुनते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर एक की बात को तवज्जो देनी चाहिए और सुनना चाहिए, और जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारे पास इल्म का इजाफा भी होगा। ज़बरदस्त, आपने बड़ा बेहतर बताया। अच्छा, आजकल हम अपने रिलेशंस में भी एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं डॉक्टर अफाफ कि हम रिश्तों में हमें जो सुनने की आदत है किसी की, या किसी को सुनने की आदत नहीं रही, तो एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे की सुनना कितना इम्पोर्टेंट है? अर्मला, ये आपने जो सवाल किया, मेरे ख़्याल में आज के जो हमारे रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, बल्कि हर दौर में रिलेशनशिप का जो इशू रहता है उसमें जो मसाइल रहते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, उनकी जो जड़ है वो यकीनन यही है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। मतलब अक्सर देखा है कि कोई एक पार्टनर हावी होता है दूसरे के ऊपर, वो आता है, बोलता है, जो उसके दिल में होता है वो झाड़ता है और निकल जाता है। अगर हम अपने पार्टनर की अच्छा, ये रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट कि मियाँ बीवी का ये रिलेशनशिप है, दोस्तों में रिलेशनशिप्स हैं, जो इवन के माँ और बच्चों के, बाप और बच्चों के जो रिलेशनशिप्स हैं, दोस्तों के जो रिलेशनशिप्स हैं, उनमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम अपने साथ वाले की बात नहीं सुनते हैं। हमें अपने साथ वाले की बात पे गौर करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। और अगेन मैं वही बात करूँगी कि सिर्फ वो बात मत सुने जो कि वो कह रहा है, बल्कि वो भी सुने जो वो आपको कहना चाहता है, जो उसके दिल में है। दिल की खामोशी जो उसकी आंखों में नज़र आता है, ये वो तमाम बातें बड़ी फ़िलासफ़िकल लगती हैं, लेकिन देखें जैसे बॉडी लैंग्वेज है ना, जैसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली वर्बल, इट्स नॉन वर्बल ऑल्सो। तो अपनी वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे हम कम्युनिकेशन वन साइडेड नहीं है, उसको सुनने में भी उतना ही फोकस कीजिए। और रिलेशनशिप्स की खूबसूरती भी तभी रहती है जब आप दूसरे साथी को बोलने का मौका देते हैं और आप उसको समझ कर सुनते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफाफ, बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से हमें गाइड भी किया कि ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने लोगों की बात को सुनना है। और आजकल सोसाइटी में जितने ज़्यादा मसले हम प्रिवेल होते हुए देखते हैं उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक रीज़न ये भी है कि हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, हम किसी की बात समझना नहीं चाहते। और उसके लिए भी हमें जो कह लें, अगला बंदा अगर हमें कोई समझ बूझ की बात भी बता रहा है तो हम उसको इस दौड़ में होते हैं कि लॉजिकली और इलॉजिकली हमने इसको डिनाई करना है, इसकी बात को रद्द करना है और हमने अपना पॉइंट प्रूव करना है। और शी वाज वेरी राइट डॉक्टर अफाफ कि हम सिर्फ ये मियाँ बीवी की बात नहीं, ये बहन भाइयों में, माँ बाप में, इवन हम छोटे बड़ों की बात सुनने के रवादार नहीं, और बड़े छोटों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आपको फैमिली या हाउस होल्ड में नज़र आते हैं। सो वन शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। बोलें, लेकिन बोलने से पहले तोलें और आपकी बात से कोई दूसरा हर्ट ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमने सोचा ये हमारा जो सेगमेंट है फूड फॉर थॉट, इसके अंदर कुछ अच्छी और प्रोडक्टिव बात की जाए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, आपके जो फीडबैक है उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो सेगमेंट है वो डिजिटल के ऊपर, टीवी के ऊपर बहुत पसंद किया जाता है। और हमने जो कारस्तानी है अपना पहला सेगमेंट, जैसे मैंने ख़ुद उसको इंट्रोडक्टरी सेगमेंट को कंडक्ट किया था, और उसमें मुख्तलिफ कार्स को लेकर, मुख्तलिफ बाइक्स को लेकर, मुख्तलिफ जो व्हीकल्स हैं उनको लेकर हम वो सेगमेंट डिज़ाइन किया गया है कि उसकी जो रोल है या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, उन चीज़ों पर बात की जाए। जो हमने BMW
चॉइस 7 के हवाले से सेगमेंट किया था, उसको खासा पसंद भी किया गया। हमने सोचा कि लग्जरी कार से हट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में घूमते हैं, फिरते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाते हैं, अपनी बाइक्स के ऊपर जाते हैं। और जब आप बाइक्स पर ट्रैवल करते हैं तो एक बाइक का अच्छा होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपने उस पर उन दुश्वार गुजार रास्तों पे जाना है, पहाड़ों पे घूमना है, तो उसके लिए एक बाइक के फीचर्स, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। सो हमने आज दोबारा से अपना जो सेगमेंट है कारिस्तानी, हमने आपके लिए सोचा और इस पर बात भी की, और हमने आज बाइक्स को लेकर कुछ उसमें डिफरेंट और इनोवेटिव करने की कोशिश की है। सो कारिस्तानी के अंदर आज हमारे साथ मौजूद है सैयद अली रज़ा नकवी, जो कि एक ट्रैवलर हैं और बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हैं। तो हमारे साथ हम जान लेते हैं, अली साहब आप किस बाइक का हमें आज रिव्यू देने वाले हैं, और जिस बाइक के ऊपर आप खुद घूमते भी हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं और क्या सूरत हाल है, और इस सेगमेंट के अंदर आप हमें क्या एक जो कह लें प्रोडक्टिव चीज़ बाइक्स को लेकर बता सकते हैं। जी अली। जी अर्मिला, कारिस्तानियों के सेगमेंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा नकवी, और आज जो है वो मैं थोड़ा सा आपके तवज्जुह से अपने इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। मेरा नाम सैयद अली रज़ा नकवी है और मैं मीडिया प्रोफेशनल हूं, और पिछले को 25-26 साल से मुख्तलिफ़ चैनल्स के बीच में मैं रहा हूं, और 1-2 चैनल्स को मैंने हेड भी किया हुआ है। तो अभी जो है वो मैं आजकल जो है वो ट्रैवलिंग बहुत शौक़ से करता हूँ। ट्रैवलिंग तो मैं बहुत पुरानी कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो है वो मैंने चैनलों से फ़रागत के बाद जो है वो शुरू कर दी है ट्रैवलिंग बाइक पे, और मैं ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान फिर रहा हूँ बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर। लेकिन अब जो है वो इसको जो है वो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया है। ये मशीन जी अभी रिसेंटली मैंने ली है, ये RX3 है और जोंगशन की है, और इसके इंपोर्टर जो हैं वो पाकिस्तान में रोड प्रिंस वाले हैं। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, फर्दर मोर कर रहा हूँ। ये एक आध दिन में जी मेरा प्रोग्राम है अड़नकेल जाने का। एक इस्लामाबाद का बाइकर ग्रुप है जी, उन्होंने इनवाइट किया हुआ है मुझे, वहाँ पे हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे चैनल से वाबस्ता रहा हूँ कि जिसमें जो है वो टूरिज़म का बहुत था, डिस्कवर पाकिस्तान, उसको मैंने 6-7 साल हेड भी किया हुआ है। तो चलें आपको मैं थोड़ा सा इसका बाइक का रिव्यू दे देता हूँ। ये RX3 है जी, और रोड प्रिंस का मॉडल है, 250 सीसी है, और 24.5 हॉर्स पावर इसकी जो है वो पावर है। और इसमें जो है वो फ्रंट व्हील जो है वो कदरे बड़ा है, 18 साइज़ का है, और बैक व्हील जो है वो 17 साइज़ का है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 मिलीमीटर जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। बेसिकली ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और टूरिस्ट बाइक है, ये एडवेंचर एंड टूरिस्ट बाइक है। और इसमें जो है वो आप अगर इसको देखें तो इसमें इसको लाइट्स जो है वो बहुत अच्छी इन्होंने दी हुई हैं। गो कि इसका जो मेन लैंप है वो मेन लैंप इतना पावरफुल नहीं है, उसकी सपोर्ट के लिए ये मैंने साथ में इसकी आफ्टर मार्केट जो है वो ये लाइट्स लगवाई हैं। इसके ये क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, और ये वाले क्रैश गार्ड जो है ये कंपनी बिल्ड इन है, ये कंपनी ने बना के भेजे हुए हैं। और फ्रंट पे भी डिस्क है, इसके बैक साइड पे भी डिस्क है, और इसके 3 बॉक्सेस जो हैं वो दिए हुए हैं जिसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। मीटर इसका बहुत ज़बरदस्त है, जो RPM मीटर है वो जो RPM है वो एनालॉग है, और दूसरा मीटर जो है वो इसका डिजिटल है, जिसमें आपको टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, गियर शिफ्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रेक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें मेरी रिज़र्वेशन है। बाइक बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें रिज़र्वेशन मेरी ये है कि इसको ड्यूल डिस्क ब्रेक और ABS ब्रेकिंग के साथ आना चाहिए था, वो इसमें नहीं है। अदरवाइज़ इसका जी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 16 लीटर की है। टॉर्क इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसमें नॉर्मली जो है वो हम लोग डालते हैं सुपर, लेकिन ये 11.5 कैपेसिटी के साथ है, तो इसमें आप हाई ऑक्टेन अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो LED में दिए हुए हैं, प्लस इसमें ये एक दिया हुआ है पावर का, जिसमें आप इससे पावर ले सकते हैं अपने कंप्रेसर के लिए या
आपको जिस चीज़ के लिए भी पावर चाहिए। दूसरी साइड पे इसमें USB दी हुई है। USB जो है वो आपको मोबाइल चार्जिंग में काम आ सकती है, आपका जो GPS सिस्टम है उसके लिए काम आ सकती है। विंडशील्ड है, अच्छी है, इसमें ये आपको जो मीटर है आपका उसको सेफ़ रखती है। जहाँ पे बात की जाए इसकी सीट की, ये सीट इसकी जो है वो बहुत कंफर्टेबल सीट है। इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसमें लंबी से लंबी ड्राइव भी करें तो वो आपके लिए कंफर्टेबल जो है वो फीलिंग देती है। वाटर कूल्ड है ये। इसका एक जो ड्रॉबैक आप कह लें, ड्रॉबैक ये है कि आप इसको शहर के अंदर जो है वो डेली यूजेज में नहीं रख सकते, क्योंकि ये ज़्यादा रश वाली जगह पे या जहाँ पे आपको रश मिलता है या इशारे होते हैं, लंबे इशारे, वहाँ पे ये हीट होती है। गो कि ये वाटर कूल्ड है लेकिन फिर भी ये हीट होती है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग रन पे चला रहे हैं तो इसको जो है वो टेम्परेचर जो है इसका वो ये मेंटेन रखती है। अबाउट 95 डिग्री के ऊपर जाके इसका जो ऑटो फैन है वो ऑन होता है। 95 डिग्री के ऊपर जाके ये ऑटो ऑन करता है और जैसे ही उससे ज़रा सा नीचे आती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देती है। एक ड्रॉबैक इसका और है कि इसका ये जो स्टैंड है ये ऑटोमेटिक है। समहाउ जब इसको लोग यूज़ टू हो जाते हैं फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसका यूज़ टू हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ऑटो है या नहीं है। नॉर्मली इस तरह होता है कि लोग इसको ज़रा सा सीधा करते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली जो स्टैंड है वो उतर जाता है। इसके फुट रेस्ट जो है, ये फ्रंट वाला जो फुट रेस्ट है इसको इन्होंने स्प्रिंग के साथ ऑटोमेटिक दिया हुआ कि खुदा न खास्ता अगर गिर जाए तो ये डैमेज होने से बच जाए और आपको जो है वो सेफ्टी की साइड रहे। और इसके ऊपर बड़े अच्छे ग्रूव्स बने हुए हैं कि आपकी जो ग्रिप है वो इसके ऊपर रहती है। सेम एज़ बैक वाले इसके जो फुट रेस्ट हैं वो फोल्डिंग है, वो आप जो है वो जब भी इसको फोल्ड करना चाहें कर लें। बेसिकली ये बाइक सिंगल राइडर के लिए है। सीट इसमें 2 दी हुई हैं लेकिन 2 बंदे इस पर बैठ नहीं सकते, और अगर बैठ भी जाएं तो वो तंग होते हैं। बच्चा बैठ सकता है, पीछे बड़ा बंदा नहीं बैठ सकता। शॉक इसके जो हैं जी वो अपसाइड डाउन शॉक है और कंफर्टेबल शॉक हैं, बहुत अच्छी ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों सूरतों में बहुत ज़बरदस्त बाइक है। बैक पे इसके जो है वो मोनोशॉक है। मोनोशॉक जो है वो ठीक है लेकिन ये डबल कैरियर के लिए नहीं है। ऑफ रोड में जो है वो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं लेकिन ये उस पर चलता नहीं है। ये अगर बहुत ज़्यादा बम्पी रोड होगी तो उसमें जो है ये अगर आप लोड ज़्यादा है इसका और आपने बैलेंस नहीं रखा हुआ, इन दैट केस जो है ये आके इस सीट के नीचे एक फ़िल्टर है उसके साथ इसका मोनोशॉक जो है वो टच होता है, तो इसलिए उसको जो है वो नहीं करते। बाइक का रिव्यू तो जो है वो आपने देख लिया, तो अब थोड़ा सा ये है कि जी मैं राइड करता हूँ और आपको इसके बाइक का साउंड जो है वो भी सुनाते हैं। और इसका सिटिंग पोस्चर जो है वो मैं अब आपको बैठ के दिखाऊंगा कि क्या इसका सिटिंग पोस्चर है और उसकी वो जो कंफर्ट जोन है इस बाइक का वो कैसा है। सेफ्टी का जो ख्याल है जी वो बहुत ज़रूरी है, और जितने भी, क्योंकि अभी जो गर्मी का सीज़न आ गया है और बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवलिंग करेंगे, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक न्यूज़ ये कहूँगा कि जितने भी सेफ्टी गियर्स हैं उसका लाजमी इस्तेमाल करें और इसके बिल्कुल ना हेजिटेट करें कि कोई आपको देख के क्या कहेगा, क्योंकि ये सेफ्टी सिर्फ आपके लिए है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी और इसकी राइड भी देखते हैं। कारस्तानिया से अब तक इतना ही है और अब मैं अपने ट्रैवल के लिए निकलूँगा, तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि ये हमारा सफ़र भी अच्छा रहे और फिर मुलाकात होगी। वेरी
इंटरेस्टिंग। और इस तरह के सेगमेंट से वैसे ही बहुत सारे जो जिनको बाइक्स का शौक होता है उनके लिए बड़ी अच्छी एक उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। और सेफ्टी वाली बात तो मैं भी ज़रूर कहूँगी कि आपने जब भी ट्रैवल करना है, बहुत सारे लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो अपनी सेफ्टी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको बिल्कुल उस तरह से नहीं लेते हैं। तो आपने अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है, जो गैजेट्स होते हैं ऑब्वियसली या जो भी इक्विपमेंट होता है जो इन एरियाज़ में जाने के लिए, माउंटेन्स पे जाने के लिए बाइकर्स के लिए स्पेसिफिकली होता है, उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें और अपनी सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें। और ये आपको जो सेगमेंट है हमारे डिजिटल पे भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इसको जो बाइक्स का शौक़ रखते हैं उनके लिए बड़े इंटरेस्ट की चीज़ है। दो कि हम ऑन एंड ऑफ इसमें बाइक्स जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उसके ऊपर भी, साथ साथ गाड़ियों चाहे वो लग्जरी है, आम रूटीन की है, हम इस सेगमेंट को मज़ीद कुछ ना कुछ बेहतर करते रहेंगे और आपने अपना फीडबैक हमें लाजमी देना है। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन जाने से पहले आज आपको हम अच्छी खबर देते हैं कि चांद पर पाकिस्तान का पहला जो सैटेलाइट मिशन है वो आज रवाना होगा। खलाई मिशन जो है जी आज 3 मई को 12:50 पर चांद पर भेजा जाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं डॉक्टर खुर्शीद, मिशन जो है चीन के स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। और सैटेलाइट iCube कमर है इसका नाम, इसकी लॉन्च वेबसाइट पर लाइव दिखाई जाएगी। सो अगर आप स्पेस या स्पेस साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस किस्म के या शौकीन फ़र्द हैं तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये साइट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दो के इत्सल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2022 में जी जो चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी है उसने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रुकन ममालिक हैं जो चांद के ऊपर अपना मिशन भेज सकते हैं उसका मुफ्त पहुँचाने का एक मौका फराहम किया था। और इसमें तकरीबन 8 ममालिक शामिल हैं आई गेस, और इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, ईरान है, जनूबी कोरिया है, थाईलैंड है, टर्की शामिल है। इन सारे लोगों ने इस तमाम तर ऑपरेशन के लिए या इस तमाम तर प्रोजेक्ट के लिए अपना मुजव्वज़ा जो है वो जमा करवाया था मंसूबे को लेकर। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका ये आइडिया या इसका ये प्रोजेक्ट है जो वो अप्रूव हुआ था। 2 साल की मेहनत के बाद बिलाखिर पाकिस्तान का जो पहला खलाई मिशन है वो आज स्पेस के अंदर जाएगा। iCube कमर के नाम से ये है और इसको आप लाइव वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। सो इट्स अचीवमेंट। और स्पेस साइंसेस को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि अगर पाकिस्तान का जो ये खलाई मिशन है ये जा रहा है, इसकी जो अपडेट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। और इसका जो डिज़ाइन है और डेवलपमेंट है वो चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। और इसमें 2 कैमरास भी लगे गए हैं और चांद के ऊपर जो आप चीज़ें या विजुअल्स आपको पिक्चर्स के ज़रिए नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें 2 कैमरास जो लगाए गए हैं उससे आप देख सकते हैं। सो हमने सोचा कि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल दी जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी। इंशाल्लाह आपसे हम मुलाकात हमारी अब मंडे को होगी, लेकिन कल और परसों यानी सैटरडे और संडे को हमारा बेस्ट ऑफ आप देख सकेंगे पब्लिक न्यूज़ पर। इंशाल्लाह मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।